और हमें खुशी है ये बताने में कि आज 38 में से 36 जिलों में हेल्पलाइन आप भली भांति अवगत है, चूंकि आप लोग एक साथ बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट के लोग और सभी लोग एक दूसरे से परिचित भी होंगे। तो 36 जिलों में हेल्पलाइन सफलतापूर्वक संचालित है। जिला पदाधिकारी का अतिरिक्त दायित्व विभाग की ओर से प्रदान किया गया है, तो वो पूरे जिले के में एकमात्र पदाधिकारी हैं जो महिलाओं का घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के लिए अहम भूमिका उनकी होती है। और आज एक बहुत ही हम इसको ऐतिहासिक दिन मान सकते हैं जब प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का प्रोग्राम मैनेजर्स हेल्पलाइन और जितने भी महिला थाने राज्य में खुले हैं यहाँ पे एक साथ सम्मिलित हुए हैं और एक विशेष विषय पर घरेलू हिंसा के विषय पे हम लोग शारीरिक चर्चा में उद्घाटन सत्र शुरू करेंगे और दीप प्रज्वलन और जो भी कार्यक्रम है तो वो हम लोग थोड़ा डिफर करेंगे। इस बीच हम लोग उद्घाटन सत्र में सुबह के सत्र में जो 10 से 12 का सत्र हमारा था, 10:30 से 12 था, तो हम लोग थोड़ा विलंब चल रहे हैं, इसलिए ये हम शुरू कर रहे हैं और ताकि तकनीकी सत्र में हम लोग और ज़्यादा क्लोज ग्रुप डिस्कशन में इस पर चर्चा कर सकें। हमारे बीच बाहर से भी रिसोर्स पर्सन आए हैं। आप कुछ में से कुछ लोगों ने सुना होगा सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक कानून है, एक अधिनियम है और उसके तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दिया था, विशाखा गाइडलाइन बोलते हैं, विशाखा बनाम राजस्थान सरकार, और विशाखा से श्री भरत जी जो सचिव हैं उस संस्था के, वो हमारे बीच हैं। तो तकनीकी सत्र में हमें वो और अवगत कराएंगे कि राज्य के देश के अन्य जिलों में और इस दिशा में क्या अच्छे प्रयास कहाँ हुए हैं देश के अन्य प्रांतों में भी और बिहार में भी क्या क्या हुआ है। इस पर संक्षिप्त रूप से मैं बताऊं कि निगम विगत 2 वर्षों से संरक्षण पदाधिकारियों हम सर्वप्रथम इसमें मैंने पहले बताया कि आज एक ऐतिहासिक दिन है जबकि महिला विकास निगम, समाज कल्याण विभाग और पुलिस का पूरा महकमा यहाँ हम लोग एक साथ इकट्ठे हैं और एकमात्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि हिंसा से महिलाओं को कैसे संरक्षित कर सकें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इस सत्र को आगे करने के क्रम में मैं एक DFID के सपोर्ट से एक स्वस्थ परियोजना की मंजूरी दी है और उस स्वस्थ परियोजना के तहत वायलेंस अगेंस्ट विमेन, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण एक बहुत ही व्यापक विषय है जिसपे समाज कल्याण विभाग के साथ स्वस्थ परियोजना के लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो मैं इस विषय में थोड़ा विस्तार से बताने के लिए स्वस्थ परियोजना से मैं आग्रह करूंगा, मिस्टर नीरज अग्रवाल हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि स्वस्थ परियोजना के बारे में, कार्यक्रम के बारे में और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण जिस पर विशेष फोकस दिया गया है इस परियोजना में, उसके बारे में अपनी चर्चा करें। श्री नीरज अग्रवाल। धन्यवाद रुपेश। उपस्थित सबों को हमारा नमस्कार। मंच में ऊपर जा रहा है, जैसा कि हम लोग सभी देख रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 का जो एक एक्ट बन चुका है, इस पर बहुत सा काम किया जा चुका है हमारे देश में और आगे भी बिहार सरकार बहुत कुछ करने जा रही है। आप दोनों के नेतृत्व में आज की इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आप सबों का स्वागत करते हैं DFID की तरफ से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्वास्थ्य एक प्रोजेक्ट का वर्णन किया गया है, सेक्टर वाइड अप्रोच टू स्ट्रेंथन हेल्थ इन बिहार। ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार की ही एक सोच थी जिसका क्रियान्वयन 2010 से किया जा रहा है और इस पूरी परियोजना को सपोर्ट कर रहे हैं यूके के डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। जैसे हमारे देश में एक विभाग होता है अंतर्राष्ट्रीय विकास का, उसके डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ PHED के साथ में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, तीनों के समन्वित प्रयास की वजह से बिहार में स्वास्थ्य एवं पोषण के इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करने के लिए इस प्रोजेक्ट की कल्पना की गई थी 2009। और जो 3 विभाग को सपोर्ट दी जा रही है DFID की तरफ से, स्टेट लेवल में एक डीप टास्क बनाया गया है, बिहार टेक्निकल असिस्टेंस सपोर्ट टीम।
जिसका प्रतिनिधित्व आज मैं कर रहा हूँ और हमारे साथ हमारी कोलिग है माधुरी, जो इस पूरे इंटरवेंशन को यहाँ पे लीड कर रही हैं। अगर टेक्निकल सेशन में बहुत डिटेल में चर्चा की जाएगी, मगर सिर्फ कुछ चुने हुए आंकड़े आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि अगर आप देखोगे कि नेशनल लेवल पे स्टैटिस्टिक्स क्या है, लगभग 100 में 37 महिलाएं ऐसी हैं जो किसी न किसी तरह के घरेलू हिंसा के शिकार हैं, खासतौर पर विवाहित महिलाओं की हम बात। दुख की बात यह है कि इस फैक्ट को लोगों ने एक्सेप्ट कर रखा है। वो कहती है कि ठीक है, घरेलू हिंसा इज नेचुरल, इज एक्सेप्टेड फिनोमेना, हमारा हस्बैंड है, मारता भी है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये दर्शाता है कि वो हमें महसूस नहीं करता है। इस तरह की बातें सुनने में आती है जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, सुनते हैं उनके साथ में, तो उन्होंने इसको स्वीकार कर रखा है। मगर इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स पर, ये जानना बहुत आवश्यक है। और आज जैसा रुपेश ने कहा, एक ऐतिहासिक गाइडलाइंस चलाई जा रही है WDC की तरफ से, उनके पदाधिकारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स वगैरह भी जुड़े हुए हैं। तो क्या हम लोग मिलजुल के इस इशू को, जो आज एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न हो चुका है, न सिर्फ इंडिया के लिए बट इट्स अ ग्लोबल इशू आई वुड से, इस पर हमें मिलकर काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और ऐसा मौका कब मिलेगा पता नहीं। मैडम ने और सर ने मिलके और सेक्रेटरी साहब सबके मिले जुले प्रयासों की वजह से एक ओरिएंटेशन आज यहाँ पे रखा है, जिससे कि हम लोग विशाखा की तरफ से जो आए हैं भरत जी, और रिसोर्स ऑलरेडी उपलब्ध है। WDC की जो हेल्पलाइन है जिसके बारे में रुपेश ने बात की, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत काम ऑलरेडी किया जा चुका है। बहुत तरह की ट्रेनिंग्स की गई हैं जेंडर के ऊपर में, PWDVA के ऊपर में, और जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, काउंसलर्स क्या है, उन्हें एक्सपोजर विजिट के लिए भी हम लोगों ने बाहर भेजा है। आज उन्होंने क्राइम अगेंस्ट वुमेन से दिल्ली में जाकर के देखे हैं कि कैसे चलाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ काउंसलिंग सेंटर्स राजस्थान में जो विशाखा की तरफ से प्रमोट किए गए हैं, उनका भी एक एक्सपोजर उन्होंने ये किया है, सीखा है वहां जाके। तो क्या ऐसे सक्सेसफुल उदाहरणों को हम अपने राज्य में नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और इसीलिए पटना जिले में भी सर के प्रयास से और मैडम के सहयोग से कुछ 23 ब्लॉक्स में हम लोगों ने थाना भी आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जहां पे बनाए इन थानाओं में, और ब्लॉक लेवल पर रेगुलर यूनिट्स बन जाएंगी, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। और ऐसे थानाओं को मैनेज करने के लिए WDC की तरफ से काउंसलर की नियुक्ति की जाएगी। उन्हें तमाम तरह की ट्रेनिंग्स देने के बाद थाना में हम लोग उन्हें डेवलप करेंगे, थाना को हम लोग इनोवेट करेंगे। उसके तहत फेडरेशन के द्वारा ब्लॉक लेवल रेफरल यूनिट्स बनाई जा रही हैं, उन्हें स्ट्रेंथन किया जा रहा है। तो सरकार की तरफ से, WDC की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं ऑलरेडी बिहार में। और हम लोग उम्मीद करेंगे आज की वर्कशॉप के बाद एज एन आउटकम कंप्लीट एक एक्शन प्लान बन जाएगा कि कैसे हम इस प्रयास को आगे लेके जाएंगे। उसके लर्निंग्स को डॉक्यूमेंट करते हुए, उसके एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट करते हुए, हम लोग पूरे राज्य के स्तर पे इस प्रकार के एक इनोवेटिव मॉडल की परिकल्पना कर रहे हैं। स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर वुमेन एक ऐसा सेंटर होगा जहां पे जेंडर रिसोर्स सेंटर के रूप में मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्टडीज, तमाम तरह की एविडेंस जनरेट हम लोग करेंगे WDC के साथ में मिलकर। तो फोकस महिलाओं का सशक्तिकरण है, महिलाओं का एम्पावरमेंट है। और हम लोग आशा करते हैं कि इस प्रकार के प्लेटफॉर्म को हम लोग बहुत अच्छे से इसका उपयोग करेंगे। और इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस करते हुए, आज होम डिपार्टमेंट है, पुलिस, बिहार पुलिस के साथ में, सोशल वेलफेयर के साथ में, मीडिया, स्पेशल लीगल सेल्स, सबके मिले जुले प्रयासों से हम लोग एक नई सोच, नया माहौल करेंगे। और जो आज आंकड़े हैं, जो 60% हम लोग कहते हैं घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाएं हैं, उस प्रतिशत को कम करेंगे, जागरूकता बढ़ाएंगे और सर्विसेज को स्ट्रेंथन करेंगे। यही स्वास्थ्य प्रोग्राम का भी ऑब्जेक्टिव है। और यही WDC और सोशल वेलफेयर के और पुलिस विभाग के मैंडेट को सामने रखते हुए हम लोग इस विषय को एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। उस सहयोग से, उस तकनीकी सहयोग और वित्तीय सहयोग, शायद हमें हेल्पलाइन और महिलाओं के संरक्षण के लिए और अच्छी कार्य योजना बनी। मैडम से आग्रह करूंगा कि संबोधन अपने आशीर्वचनों से के दो शब्द कहें। IGB का सेक्शन, यहाँ पे विभिन्न जिलों से आए हुए महिला हेल्पलाइन के प्रतिनिधि और महिला थाना, हमारे बिहार की 44 महिला थानाओं के प्रतिनिधि। पहली बार इतनी ज्यादा महिला ऑफिसर्स के साथ मिलके एक संबोधन करने का मौका मिल रहा है। एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अगर हमारे सभी जिलों में महिला थाना खुल चुका है, महिला हेल्पलाइन कार्यरत है और दोनों आपस में समन्वय स्थापित करके काम कर रहे हैं, तो एक हम लोगों ने ऑलरेडी माहौल क्रिएट कर दिया है। ऐसा माहौल क्रिएट किया है जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं।
वैसे तो ये आज का कार्यशाला घरेलू हिंसा पे कंसंट्रेट करेगा। घरेलू हिंसा के विभिन्न आयामों के बारे में बातचीत की जाएगी, इनके बारे में बताया जाएगा आप लोगों को। लेकिन ये भी जरूरी है तो हम ये बता रहे थे कि एक पूरे देश में अभी एक माहौल है कि हमें महिलाओं को सुरक्षित रखना है, हमें महिलाओं को संरक्षित रखना है। और ये भी एक माहौल है कि हम लड़कियां खुद चाहती हैं कि वो जब अपने घर से स्टेप आउट करें या घर के अंदर रहें तो उनको सम्मान मिले, उनको सुरक्षा मिले। लेकिन दो तरह की बातें होती हैं। एक है कि लॉन्ग टर्म होता है, जैसा कि हमारी सरकार कर रही है कि एजुकेशन दे रही है, साइकिल दे रही है, अब एक 50% रिजर्वेशन दे रही है पंचायतों में ताकि महिलाओं का प्रेजेंस बढ़े। और महिला जब घर से निकल के बाहर में पब्लिक फोरम में आई और वो दिखे तो एक महिलाओं का एक प्रेजेंस से ही एक अलग माहौल क्रिएट होता है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि हमें इमीडिएट इंटरवेंशन की भी जरूरत पड़ती है और इसीलिए महिला थाना की परिकल्पना की गई, महिला हेल्पलाइन की परिकल्पना की गई। एक लॉन्ग टर्म सिस्टमैटिक प्रोसेस चल रहा है जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, सबको मिला जुला के किया जा रहा है। लेकिन एक इमीडिएट इम्पैक्ट आप ही लोगों के माध्यम से आपको मिलेगा। और ये हमारे बताने की बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग महिला हैं, आप लोगों से ज्यादा सेंसिटिविटी एक्सपेक्ट की जाती है। ये हम नहीं कहेंगे कि पुरुष संवेदनशील नहीं होंगे, लेकिन एक महिला जो दूसरे महिला का दर्द समझ सकती है और एक जो विक्टिम है वो एक महिला पुलिस पदाधिकारी के पास आके ज्यादा खुल के बोल सकती है। इसलिए न सिर्फ आप लोगों के ऊपर पदाधिकारी होने का बल्कि एक महिला होने का भी दायित्व है। एक महिला होने का दायित्व है ताकि आप दूसरों की महिलाओं के साथ उनके दर्द को समझ सके, अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। आज घरेलू हिंसा पे आप लोगों को बताया जाएगा, जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा कि ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट हो गया है सोसाइटी में। मारता है तो प्यार भी तो करता है, लेकिन मारने का किसी को अधिकार नहीं है। सभी का अपना एक पहचान होती है, सबका राइट्स होता है और एक मेनेस सोसाइटी में अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए और इसलिए आप लोगों की जवाबदेही बनती है कि घरेलू हिंसा जो कि एक हरेक घर का एक नासूर है उसको एक पब्लिक डोमेन में लेके आए। जो शर्म आती है, बताने में हिचकिचाती है और अब मतलब छुपाती है, ब्रूसेस होते हैं, चोट होता है, नहीं बताएगी क्योंकि शर्म आती है बताने में, हिचक होती है। और इसीलिए दोनों है, महिला हेल्पलाइन है ताकि वहाँ पे एक इनफॉर्मल तरीके से बातचीत हो सके, वहाँ पे समाधान हो सके। जरूरी नहीं है कि आप कोर्ट में ही चले जाए, वहीं पे जाके सब कुछ करें। और महिला थाना है जहाँ पे आप उनका केसेस रजिस्टर हो सके जरूरत पड़े। बट चूंकि महिला थाना के लोग हैं यहाँ पे और हम WDC के MD हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि WDC इसी महिला WDC इंटरवीन करती है, मदद करती है, चाहे वो PADT एक्ट हो, चाहे वो उसके बाद सुरक्षा का हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो, दहेज का हो, 498A के मैटर्स हो, ऑलरेडी मॉडेस्टी ऑफ विमेन हो, जितने भी है सभी के ऊपर जितनी भी अधिनियम है जो महिलाओं से संबंधित है उसके कार्यान्वयन में ये कहना चाहेंगे कि ये सत्र आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सेशन पहला है हमारा राज्य स्तरीय है, इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम डिविजनल लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज कर सकें ताकि और कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से हो सके। लेकिन सबसे आपसे इस पूरे दिन भर के जो आपका दिन है उसमें हम चाहेंगे कि आप समझिए, अपने दायित्व को समझिए, अधिनियम को समझिए, आपका क्या दायित्व है वो समझिए। लड़कियों को, महिलाओं को एक माहौल देना है जिसमें वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर सके। अगर हम घर के बाहर निकल ही नहीं पाए क्योंकि लड़के हमारे साथ छेड़खानी करेंगे तो हम स्कूल क्या जाएंगे। अगर हमको वो माहौल नहीं मिलेगा तो हम अपने पोटेंशियल को कैसे रियलाइज करेंगे। तो जैसा आपने पहले भी कहा कि हमारा यहाँ पर दायित्व सिर्फ एक पदाधिकारी के रूप में नहीं है बट एक महिला होने के रूप में है, क्योंकि हम लोगों का एक्स्ट्रा दायित्व है कि हम अपनी बहनों का, हम अपने को एक माहौल दें, एक ऐसा एटमॉस्फेयर दें जिसमें वो कॉन्फिडेंट फील करें, बाहर निकले और आप लोगों के पास आके अपना दर्द को, अपनी आपत्ति को शेयर कर सके और आप लोग उसका समाधान कर सके।
हम धन्यवाद देना चाहेंगे अरविंद सर का। उन्होंने बहुत इस पे मेहनत किया है, बहुत इनका प्रयास बहुत ही सार्थक रहा आज के लिए। और हम अपने WBC के सहयोगियों का भी धन्यवाद देना चाहेंगे। जब इसके पॉजिटिव परिणाम हमको फिर से मिलना शुरू करें कि लड़कियां थाना में जाती हैं, आपसे मिलती हैं, आपसे बात करती हैं और आपको अपना दर्द बताती हैं, कुछ ग्राफ में कमी आती है। अगर आप लोग एक आगे बढ़ के उनके समाधान करते हैं तो इससे इस कार्यशाला तभी सार्थक होगा। तो हम आप लोगों को महिला थाना के अध्यक्ष होने का बधाई भी देना चाहते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। हमें उम्मीद है कि आप अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे और आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो हमारा माहौल है, हमारा एटमॉस्फेयर जो क्रिएट करेंगे हम, उसमें ऐसा करेंगे जिसमें लड़कियां कॉन्फिडेंट होंगी और वो अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज कर सके। इसका दायित्व आपके ऊपर है। धन्यवाद। आकांक्षाओं को पूरा करेंगे और प्रयास करेंगे कि पूरे राज्य में एक अच्छा माहौल बने महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए। और हम इस कड़ी में अब विनती करना चाहेंगे श्री अरविंद पांडे सर, IG वीकर सेक्शन, वो अपने अनुभवों को शेयर करें। श्री अरविंद सर। अपराध अनुसंधान विभाग के अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, इस कार्यक्रम के प्रवर्तन और मार्गदर्शन में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए महिला विकास निगम की आदरणीय अध्यक्ष श्रीमती वंदना प्रेसी जी, DFID के हमारे जितने भी बंधु हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, यहाँ उपस्थित प्रतिभागीगण, आप सभी जानते हैं कि बिहार इस समय अनेक क्षेत्रों में, पुलिसिंग के क्षेत्र में, विकास के अनेक मानदंडों के क्षेत्र में देश का सर्वप्रथम राज्य बन गया है। महिला अपराधों की दृष्टि से देखें, महिला अत्याचारों के निवारण के संदर्भ में देखें तो बिहार देश का ही नहीं, दुनिया का ऐसा प्रथम राज्य है जहां पुलिस किसी रेप और मर्डर के केस में 24 घंटे के अंदर आरोप पत्र समर्पित करती है और 6 दिनों के अंदर अभियुक्त को मृत्युदंड प्राप्त होता है। इसमें बिहार पूरे देश में प्रथम राज्य है। आप जानते हैं 16 दिसंबर में जो सामूहिक बलात्कार की घटना घटित हुई दिल्ली में, उसमें अभी तक दंड नहीं मिल सका है अपराधियों को, लेकिन हमने 3-3 महीने में आजीवन कारावास के दंड दिलवाए हैं। तो महिला अपराधों के निवारण और निरोध के संदर्भ में बिहार इस देश का सर्वप्रथम सर्वस्वीकृत राज्य बन गया है। और अब अगले चरण में महिला विकास निगम के सहयोग, समर्थन और इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से हम घरेलू हिंसा निवारण के संदर्भ में अपना प्रथम और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इस संदर्भ में आप सभी जानते हैं, महिला थाना अध्यक्ष हमारे जितने उपस्थित हैं, बिहार इस संदर्भ में भी देश का प्रथम राज्य है जहां राज्य के प्रत्येक जिले में महिला थाना सृजित किए गए, उसमें पदस्थापन किया गया, उसमें सुविधाएं दी जा रही हैं। तो राज्य सरकार का संकल्प, राज्य सरकार की दृष्टि महिला अपराधों के निवारण में पूरे देश में अत्यधिक संवेदनशील है। इस बात को हम सभी को समझना होगा। हमारे जितने भी थानाध्यक्ष उपस्थित हैं, जितना भी महिला हेल्पलाइन की पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, सभी को इस दृष्टि से इस पूरे मुद्दे को आगे बढ़ाना होगा। और आप जानते हैं, महिला थानाध्यक्ष जो पुलिस अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, उनको ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इस पूरे घरेलू हिंसा निवारण के संदर्भ में आपकी भूमिका सेवा प्रदाता के समान ही है, स्वयंसेवी संस्थाओं के समान ही है। घरेलू हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला कहां जा सकती है? जो वहां की अधिकृत स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, बाकायदे लिस्ट है अधिनियम में, पुलिस के पास जा सकती है, सेवा प्रदाता के पास जा सकती है, जो संरक्षण अधिकारी है उनके पास जा सकती है। तो पुलिस इस समय स्वयंसेवी संगठन के एक कार्यकर्ता के रूप में अपना कर्तव्य पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा पुलिस को, और ये कर्तव्य निर्धारित किया गया है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। इस बात को समझना होगा।
सेवा प्रदाता के रूप में या एक सलाहकार के रूप में जब आप काम करेंगे, तकनीकी सेशन में हम लोग लंबी बात करेंगे, हो सकता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करें। सेवा प्रदाता के रूप में आपको स्वयंसेवी संगठन एक नागरिक के रूप में उनसे बात करना होगा। और इस बात को अगर आपने समझ लिया कि हमको जब कोई पीड़ित महिला आती है, पीड़ित लड़की आती है, पीड़ित वृद्धा आती है, तो उनसे उसी तरह का व्यवहार करना है मानो वह आपके किसी परिवार की सदस्य हो। जैसे आपके परिवार की कोई प्रताड़ित महिला आती है, अब परसों कल हमारे कार्यालय में एक महिला आई, उन्होंने कहा कि हमारे पति सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हैं और उनके इलाज के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर के लोग उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। अगर किसी थानाध्यक्ष के पास ऐसी कोई महिला चली जाए जो ये कहे कि हमारे पति सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हैं और हमारे परिवार के लोग उनके इलाज के लिए हमको मदद नहीं कर रहे हैं, तो सामान्य प्रकार से अगर कोई थानाध्यक्ष किसी हत्याकांड को झेलकर उसके अनुसंधान से वापस लौट रहे हैं, उनके तनाव का स्तर बढ़ा हुआ है, तो वो शायद उनसे उस स्तर पर व्यवहार नहीं कर पाए जिस स्तर पर व्यवहार की अपेक्षा के साथ वो महिला थाना में उपस्थित हुई है। और इसीलिए बिहार सरकार ने महिला थानों की अलग सृष्टि की कि उसमें आप शांत रूप में लोगों की समस्याओं को सुन सकें। हम धन्यवाद देना चाहेंगे महिला विकास निगम की आदरणीय अध्यक्ष प्रशासक को, प्रधान को, कि उन्होंने पटना के 20 से अधिक थानों का चयन किया है जिसमें एक अलग महिला अपराध से संबंधित या महिलाओं की समस्याओं से संबंधित एक महिला डेस्क स्थापित किया जाएगा। उसके लिए संसाधन देने का उन्होंने सारा प्रस्ताव दे रखा है। हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, पहचान किया है ऐसे कमरों का। 20 थानों में, प्रखंड मुख्यालय में थानों में ऐसे कमरों का हम लोगों ने पहचान कर ली है और वहां महिला डेस्क अलग से हम लोग स्थापित करेंगे और उसको संचालित करेंगे। तो सरकार की इस नीति को समझना होगा कि सरकार महिलाओं के प्रति अपराधों में और महिलाओं की छोटी समस्याओं के समाधान की दिशा में देश में सर्वाधिक संवेदनशील सरकार के रूप में जानी जाती है। ये बात आपको जानते ही। पंचायतों में 50% आरक्षण करते हुए महिलाओं को शक्ति प्रदान करना या अन्य पुलिस में 35% आरक्षण देते हुए महिलाओं को सशस्त्र बनाना, सशक्त ही नहीं सशस्त्र भी। अब महिलाएं पूरे देश में सशक्त ही नहीं बन रही हैं, बिहार में सशस्त्रीकरण भी हो रहा है। आश्चर्यचकित हो गया, वैसी सुंदर परेड मैंने नहीं देखी थी। मुख्यमंत्री जी भी उसमें बहुत ही प्रसन्न हुए और 35% आरक्षण देने की उन्होंने घोषणा की। तो महिलाओं का कि जब आप काउंसलिंग करें, सलाह दें, कोई आपके पास आए, तो इसके लिए आपको मनोवैज्ञानिक के रूप में भी भूमिका निभानी होगी, धर्म गुरु के रूप में भी भूमिका निभानी होगी। इसके लिए मनोविज्ञान भी पढ़ना होगा और धर्म ग्रंथों को भी समझना होगा। कुरान शरीफ की एक बहुत महत्वपूर्ण उसके हुक्म को मैं बताना चाहूंगा आपके सामने। उसमें वर्णन है कि यदि परिवार में विवाद होता है, पति पत्नी के बीच में विवाद होता है, तो प्रथम चरण में क्या होना चाहिए कि वार्तालाप होना चाहिए, संवाद स्थापित होना चाहिए। जिस बिंदु पर विवाद है उस बिंदु पर दोनों पक्ष एक दूसरे से संवाद करें, पति पत्नी संवाद करें या घर के जो भी सदस्य हैं जिनमें विवाद हो वो संवाद करें। बाकायदे गाइडलाइन दी गई, मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित किए गए हैं जो आज आधुनिकतम विश्व के मार्गदर्शक सिद्धांतों में वही अपनाए जा रहे हैं। दूसरा चरण बताया उसमें कि अगर वार्तालाप से समाधान नहीं हो सके तो बात करना बंद कर दीजिए। पत्नी अगर अपने पति से वार्तालाप करने के बाद, वार्तालाप पहला है, संवाद स्थापित करने के बाद अगर वो असंतुष्ट रहती है तो वो बात करना बंद कर दे। तो बात करना बंद कर देने से क्या होगा? वो कहाँ गई? कोप भवन में गई। मतलब एक ऐसा कक्ष भारतीय वास्तुशास्त्र में वर्णन है कि जब आप घर बनाइए तो ये कोप भवन भी होना चाहिए, कमरा होना चाहिए जिसमें कोई भी व्यक्ति जब क्रुद्ध हो जाए तो उस कमरे में चला जाए और लोगों को मालूम हो जाए कि वो आपके किसी निर्णय से संतुष्ट है। कोई बहस नहीं, युद्ध नहीं, वाक युद्ध नहीं, शारीरिक हिंसा की तो बात ही छोड़ दीजिए। कैकेयी जी कोप भवन में चली गई, राजा दशरथ को पता चल गया कि कैकेयी जी मुझसे नाराज है और वो कैकेयी के समक्ष जाते हैं और उनको मनाते हैं जिस तरह से मनाया है उन्होंने। वैसे ही आज के पतियों को मनाने का अभ्यास अगर हो जाए या ऐसी
सुबुद्धि आ जाए तो इस समाज में इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए किसी भी प्रकार की कार्यशाला की आवश्यकता नहीं होगी। और हमारा लक्ष्य यही है, पुलिस का यही लक्ष्य है कि हम इतना अपराध मुक्त समाज को कर दें कि उस समाज में पुलिस की आवश्यकता ही नहीं हो। हम अपनी आवश्यकता को, अपने अस्तित्व को खोने के लिए बने हैं पुलिस अधिकारी। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी कोई घटना घटित होती है, बड़ी घटना, तो सारा आक्रमण पुलिस पर ही होता है। हम आपसे अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे, जितने भी प्रतिभागीगण हैं, जितने भी हमारे, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जरूरी मीटिंग से भी समय निकालकर अपर पुलिस महानिदेशक महोदय यहाँ आए हैं। और श्रीमती वंदना पृथ्वी जी का मैं आभारी हूँ कि इस उन्मुखीकरण कार्यक्रम में उन्होंने इस तरह से मार्गदर्शन दिया लोगों को, सभी थानाध्यक्षों से। वो ये एक अच्छा अपने जो पौराणिक कथाओं के माध्यम से उदाहरण देकर जो बताने का प्रयास किया घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण में, तो काफी मेरे ख्याल से सभी प्रतिभागियों को एक एहसास तो जरूर हुआ है कि क्या प्रचलन रहा है पुराना, क्या रिवाज पूर्व में रहा है। हम आपको यकीन दिलाएंगे कि हम निगम लगातार प्रयास करता रहेगा। श्री ए उपाध्याय, अपर महानिदेशक CID, कृपया अपने संबोधन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें सहयोग करें। श्री ए उपाध्याय, अपर महानिदेशक CID बिहार। श्रीमती वंदना पृथ्वी जी, हमारे मित्र, इस सभा में, इस वर्कशॉप में महिलाएं और हमारी थाना अध्यक्षाएं, मैं बड़े गौर से सुन रहा था पांडे जी को, और उसके पहले थोड़ा बहुत मैंने वंदना जी को भी सुना। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं थोड़ा वक्त निकाल करके यहाँ आ सका, और आशाबंदी कि हम लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें जिस तत्परता से एक नई क्षमा अंधेरे में जलाए रखिए, शुभ होने को है माहौल बनाए रखिए। दरअसल होता ये है कि हम किसी चीज को या तो कोई समस्या के रूप में देखने लगते हैं, सामाजिक होती है, वो वाकई घरेलू होती है। और इस बात को समझने के लिए हमारे थाना अध्यक्षाओं ने बीड़ा उठाया है। आपको ये जान के आश्चर्य कतई नहीं होना चाहिए कि एक गांव की महिला जो खेत में काम करती है और सारा काम खुद करती है, और उसके बाद भी वो प्रताड़ित हो जाती है। एक थाना अध्यक्ष यातना का शिकार हो जाती है। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और इसको समझने के लिए एक तरह से इस मुद्दे के साथ जीने की कला हम लोगों को सीखनी होगी। कई ऐसी चीजें हो सकता है कि पुलिस अछूती हो, सामान्य समाज अछूता हो और कुछ ही अपराधी हो, लेकिन चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो पुलिस का पदाधिकारी हो, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी हो, प्रशासनिक कर्मी हो, सबको घर से आना होता है और घर जाना होता है। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसकी संवेदनशीलता को जब हम आकलन करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि इस संवेदनशील मुद्दे को केवल अध्ययन से नहीं बल्कि प्रैक्टिस से ठीक किया जा सकता है। और प्रैक्टिस यही है कि हम पहले अपने घर को
ठीक रखे। अगर 600 घर भी ठीक होते हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनके घरों में अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, और उस अंडरस्टैंडिंग के बाद अगर हम समाज के अन्य प्रताड़ित लोगों को घरेलू हिंसा से बचा सकते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन हमें यहाँ यह भी संकल्प लेना है कि चिराग तले अंधेरा न रहे। अब बात आती है घरेलू हिंसा से जो महिलाओं का संरक्षण है, इस पे एक्ट बना हुआ है। एक्ट में सब बातें दी हुई हैं, कैसे अपराध की परिभाषा है, उसमें सारी परिभाषाएं हैं, उसके दंड दिए हुए हैं, उसके तरीके बताए हुए हैं कि किस तरीके से पहले उसको सुलझाना है, सलाह देनी है, और ये सब चीजें हैं। क्योंकि सलाह देने में किसी को दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान होता है, लेकिन उस उपदेश में ताकत लाना तभी संभव होता है जब हम खुद अपने आप में मजबूत हों और उसको अपने घर में उसका पालन कराएं। क्योंकि इससे हमारी दो समस्याएं दूर होंगी। एक तो ये है कि हमारी जो थाना अध्यक्षाएं हैं वो और मजबूत होंगी, हमें मजबूत साथी मिलेंगे, हम भी अच्छे रहेंगे। अगर हमारे घर में ये समस्याएं नहीं होंगी तो हम भी एक अच्छे पदाधिकारी होंगे जो उनका नेतृत्व कर सकेंगे। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी जो इतनी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बताई गई हैं वो अपनी जगह पे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वो आवश्यक भी हैं, लेकिन ये चीज जो मैंने आपसे कही है ये मैंने व्यक्तिगत तौर पर कही है, और मैं सोचता हूँ कि अगर हम लोग अपने में भी थोड़ा झांकेंगे तो हम और बेहतर तरीके से दूसरों की सेवा कर सकेंगे। धन्यवाद। उनकी उपस्थिति से हम गर्वान्वित हुए हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भविष्य में हमें पूरा सहयोग भी मिलेगा और हम बेहतर। और उसके पहले हम ये भी शेयर करना चाहेंगे आपसे कि सर ने जैसा कहा कि अगर शुरुआत हुई है तो उसका अंजाम अच्छा ही होगा। एक हेल्पलाइन का उदाहरण दें कि जब सन 1999 में महिला विकास निगम ने यूनिसेफ के सपोर्ट से पटना में एकमात्र हेल्पलाइन की स्थापना की थी, तो बहुत कम मामले शुरुआती दौर में आते थे, लेकिन 3 वर्षों का जो निगम का अनुभव रहा हेल्पलाइन के सीधे संचालन में हमारे निगम के नियंत्रणाधीन था और सीधा संचालित था महिला विकास निगम के ही कार्यालय में, उसी परिसर में। और 3 वर्षों के जो हमारे अनुभव रहे, इतने अधिक मामले वहां आने लगे और उनमें से 70 से 75% मामलों का निष्पादन केवल काउंसलिंग या हेल्पलाइन के इंटरवेंशन मात्र से हो जाता था। और उसी आंकड़ों के आधार पर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि ये अनूठी योजना है, क्यों न इसको हम राज्य के सभी जिलों में प्रारंभ करें। और 2005-06 में इसकी परिकल्पना राज्य सरकार के स्तर पर की गई। शुरुआती दौर में 4 जिले, 5 जिले, 6 जिले ऐसे और एक मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना का जब निर्माण हुआ व्यापक तौर पे, तो उसमें यह निर्णय लिया गया कि सभी 38 जिलों में हम हेल्पलाइन स्थापित करेंगे। और हमें हर्ष है कि हर जिले में रफली 25 से 30 एवरेज है अन्य जिलों की, जहां तक मैं आंकड़े याद कर रहा हूँ जो प्रतिमाह आते हैं प्रतिवेदन जिलों से, तो 25-30 नए केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, पुराने केस पे कार्रवाई चल रही होती है। तो हमें यकीन है कि इन मामलों के निष्पादन में हमें भरपूर सहयोग मिलेगा जब सभी महिला थानों के साथ हमारा एक संबंध बनता जा रहा है और उनकी भूमिका भी सुनिश्चित की गई है। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण ऑफिसर्स हैं, जितने स्टाफ हैं, उनको ये बता दें कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के विभिन्न घटकों में विगत 5 वर्षों से कोई वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन इस बृहस्पतिवार को कैबिनेट ने, राज्य कैबिनेट ने निर्णय लिया
कि जितने भी लोग इन योजनाओं से जुड़े हैं या इन योजनाओं में जो कठिनाई आ रही थी उसको दूर करने का भरपूर प्रयास किया गया है और कैबिनेट ने उसकी स्वीकृति दे दी है। शीघ्र ही इस संबंध में अधिसूचना आपके जिलाधिकारी के माध्यम से आपको मिल जाएगी, तो आपको काम करने में सहूलियत होगी। जैसे उसमें गाड़ी की आपको असुविधा होती थी, तो प्रयास ये भी किया गया है कि ये असुविधाएं ना हो, आपको यदा कदा जब भी आवश्यक हो आप गाड़ी का इस्तेमाल कर सकें क्षेत्र भ्रमण के लिए। और जो भी समन्वय स्थापित करने के लिए कार्यालय के उपयोग के सामग्रियों में जो बजट में कमी थी, उन सभी चीजों को दूर करने का प्रयास किया गया है। तो हमें खुशी है और शायद हमें यकीन है कि आपको भी दोगुनी खुशी हुई होगी ये जानकर। और हम शीघ्र इसके संबंध में अधिसूचना हम लोग यहाँ से विभाग से जैसे ही हमें आदेश मिल जाता है हम लोग आपके बीच उपस्थित होंगे और उस नए सिरे से हम हम इस तकनीकी सत्र को ही अभी तकनीकी सत्र में अब हम प्रवेश करेंगे, क्योंकि माननीय मंत्री करने में थोड़ा विलम्ब है, तो जो विधिवत उद्घाटन की औपचारिकताएं हैं हम उनको बाद में पूरा कर लेंगे। लेकिन अभी हम तकनीकी सत्र में प्रवेश करेंगे और जैसा मैंने बताया कि हमारे बीच श्री भरत जी हैं, विशाखा संस्था से, राजस्थान जयपुर से आए हैं, काफी दूर से हमारे अनुरोध पर, और एक काफी व्यापक अनुभव है इस विषय पे उनका, और पूरे देश में प्रशिक्षण के लिए वो जाने जाते हैं और सभी जगह जाते हैं, और निगम को भी काफी सहयोग मिला है उनका। जब हम भ्रमण के लिए अपनी टीम भेजते हैं तो पूरे राजस्थान में कैसे लाइनअप होगा, कहाँ जाना है, क्या देखना ज्यादा श्रेयस्कर होगा, ये सारे मार्गदर्शन हमें भरत जी के मिले हैं। और भरत जी के बारे में संक्षिप्त में मैं पूरा एक बार बताऊं कि घरेलू ये सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे जो गाइडलाइन बना है उसके वो मोटे तौर पे हम अभी यहाँ पे घरेलू हिंसा रोकथाम और अधिनियम दोनों की बात करेंगे, पर थोड़ा सा उस पे जाए उससे पहले आप लोग क्या सोचते हैं घरेलू हिंसा के बारे में, कोई कुछ बताना चाहेगा? कोई भी, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, क्या सोचते हैं घरेलू हिंसा के बारे में? ये शब्द तो आप लोगों ने सुना होगा काफी, कोई भी बताना चाहे? ओके। और मेरा एक अनुरोध है कि यहाँ पे कई तरह के लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो इस बातचीत में पहले भी हिस्सा रहे हैं, तो अगर एक बार के लिए जिनसे वे व्यथित होती है वही करे। ओके, कोई और प्लीज? वाकई में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तौर से हिंसा की जाती है, तो बाहर बोलने में शर्म आती है कि मुझे इस तरह की हिंसा हो रही है, इसको घरेलू हिंसा का। कोई और बताना चाहेगा? कोई माइक नहीं है, कोई और बताना चाहेगा घरेलू हिंसा के बारे में? क्वेश्चन क्या? जो कि हमारी रक्षा के लिए होते हैं, लेकिन उनके द्वारा की जाती है जो कि बाहर बोल नहीं पाते। लोग बोल रहे होती है लेकिन आप कह नहीं रहे आप लोग की होती है, होती है लोग माइक तो जब तक ये इसको छोड़ देते हैं, मैं कोशिश करता हूँ बिना माइक के बोलने का। तो बाकी लोगों को क्यों लगेगा? बिल्कुल लगता है। अच्छा, एक बार बताइए, आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को एसएचओ भूल जाइए और अपने अपने घरों में झांक के देखिए, क्या आप में और बाकी महिलाओं में कोई फर्क दिखाई देता है आपको? नहीं आप ऐसे घर जाने के बाद सब वही, वो तो सब वही है, वो क्या है, कोई सब वही, वो क्या है, सब वही बेटी को
रिस्क कर लेता है, कैसा रिस्क करे तो वो बेटा है, पिता है, उसके भाई है, जाके बोले कि सब सुने। थैंक यू। एक बात आपने कहा, आप देखिए, ये कह रहे हैं कि मारेगा तो हम भी मारेंगे, आपको क्या लगता है इसको कोई उपाय करेगा? तो फिर पुलिस के पास दो केस आएंगे, एक केस आएगा कि महिला कहेगी कि हमको आदमी मारता है और आदमी कहेगा कि हमको महिला मारती है। नहीं, मारने का अधिकार किसी को नहीं है। तो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि जब अपन ये कहते हैं कि महिला खुद, जो अरविंद जी बहुत अच्छे से उन्होंने एक बात बोली थी कि महिलाएं खुद इस बात को जब तक पकड़ेंगी नहीं कि मेरी स्थिति क्या है, तब तक कोई दूसरा उनकी मदद के लिए आगे आ सकता है, लेकिन उसका फायदा नहीं होने वाला। फायदा तभी होगा जब खुद हमको समझ में आए कि मेरी स्थिति क्या है। और एक मार्के की बात आप खुद ही कह रहे हैं कि मुद्दा एसएचओ होने या नहीं होने का नहीं है, या किसी भी तरह की बड़ी जॉब नौकरी हासिल कर लेने का नहीं है। जब हम घर के अंदर की स्थितियों को देखते हैं तो वो किसी भी स्तर पे काम करने वाली महिलाओं की स्थिति एक सामान्य महिला की स्थिति से कई बार बहुत फर्क नहीं होती। अगर अभी भी हम बोले कि घर में महिला मुखिया कौन है, तो कौन है मुखिया घर का? अब वो मुखिया होना इससे थोड़ी फर्क डालता है कि वो महिला एसएचओ है या महिला कोई और है। एक मिनट में हस्तक्षेप करना चाहूँगा। जी जी मौजूद हैं अपने कार्यक्रमों के बावजूद। मैडम ने वक्त दिया, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हेलो 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 चेक, हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो जो विधिवत उद्घाटन की जो औपचारिकता थी वो होने थे कि हम विधिवत तौर पर उद्घाटन बाद में करेंगे। हमने प्रारंभ में थोड़ा बैकग्राउंड दिया कि समाज कल्याण विभाग कविता डीटीएम और निगम के जोरदार तालियां चाहेंगे सभी लोग। उद्घाटन हो चुका है। सामने चढ़िए आ गया।
पुनः अनुरोध करूंगा अपने प्रबंध निदेशक महोदय से कि वो मैडम को अद्यतन स्थिति दें तो सुबह से हम लोगों ने क्या किया है अब तक। तो श्रीमती वंदना प्रेसी, प्रबंध निदेशक महिला विकास निगम। आदरणीय मंत्री महोदय, सहकर्मी, डीपीएम और महिला हेल्पलाइन की प्रतिनिधिगण, सुबह से हमारा सत्र बताना चाहेंगे कि शुरू हमने किया था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्या हमारा हम किस मकसद की ओर हम लोग इस कार्यशाला के माध्यम से हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। हमने संबोधित किया, हमारे सर आए हुए थे, एक उपाध्याय साहब आए हुए थे, उन्होंने किया और अरविंद सर ने किया। बेसिकली मुख्य इशू यही चल रहा था अभी तक कि हम लोगों को एक माहौल क्रिएट कर, रियलिटी वो है, समाज में है, भले लोग या तो बोले नहीं या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, लेकिन ये है और इससे निपटने की जिम्मेदारी यहाँ पर हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो थाने से हो, पुलिस से हो, सिविल सोसाइटी के लोग हो, एनजीओज हो, प्रिंट और मीडिया के लोग हो, हम सभी का दायित्व बनता है कि हम सब मिलकर स्वयं अपने घरों में और अपने कार्य क्षेत्र में रहा था। और हम लोग चाहेंगे मैम कि अब यह कार्यक्रम को आगे चला गया। एक बार पुनः अरविंद सर को हम आमंत्रित करेंगे कि थोड़ा पृष्ठभूमि और पुलिस महकमे में उनके नेतृत्व में महिला विकास निगम की प्रधान श्रीमती वंदना प्रेसी जी, जैसा कि पूर्व में मैंने कहा कि हमारा लक्ष्य मात्र इतना है कि बिहार घरेलू हिंसा के निवारण और निरोध में देश का सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाए। महिला अपराधों के निवारण में जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार सर्वश्रेष्ठ राज्य है। उदाहरण देकर मैंने बताया कि 16 दिसंबर को सामूहिक बलात्कार की पूरे देश को हिला देने वाली घटना दिल्ली में घटित हुई, लेकिन अभी तक उसके अपराधियों को दंड नहीं मिल सका है। दिल्ली पुलिस इसमें सक्षम नहीं हो पाई, लेकिन हमने अपने यहाँ 1 महीने में सामूहिक बलात्कार के कांड के अभियुक्तों को आजीवन कारावास का दंड दिलवाया, स्पीडी ट्रायल पुलिस विचारण कराकर। तो अब ये अगले चरण में महिला विकास निगम ने जो ये प्रेरणा दी है, सही हम सर्वोत्तम स्थिति प्राप्त करेंगे। मैंने आपको बताया कि एक ही सूत्र है, प्रत्येक पीड़ित को आप ये मानिए कि आप स्वयं पीड़ित हैं। एम्पैथी, जितने भी लोग आते हैं आपके यहाँ, उनको ये महसूस करिए कि ये पीड़ा इनकी पीड़ा नहीं है, दर्द इनका नहीं है, मेरा भी अपना दर्द है। और आप एक्सक्लूसिवली विशेष रूप से महिला थाना अध्यक्ष हमारी जितने भी आई हैं यहाँ, वो इसी के लिए उस महिला थाना का सृजन हुआ है, सभी का है। और माननीय मंत्री महोदय का हम लोगों को हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा है। अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित करा है, उसमें उद्बोधन करके इन्होंने हम लोगों को प्रेरित किया है। उस प्रेरणा का ही परिणाम है कि ये प्रशिक्षण कार्यशालाओं की एक निरंतर प्रवाहमान धारा प्रवाहित हो रही है। मैंने आपको बताया, कुरान मजीद का उदाहरण देकर बताया कि अल्लाह का हुक्म है उसमें कि जब घरेलू हिंसा होती है तो उसमें पहले संवाद स्थापित करें दोनों पति पत्नी या अन्य परिवार के सदस्य जो हैं। संवाद स्थापित करने के बाद यदि बात नहीं बनती है, समस्या का समाधान नहीं होता है, तो वो एक दूसरे से बात करना बंद करे। जो असंतुष्ट है वो बात करना बंद कर दे और मौन होकर अपने आक्रोश को, अपने दर्द को व्यक्त करे। सभी धर्मों में ये इसका प्रावधान है और यही बातें बताई गई हैं जो आज हम वैधानिक स्तर पर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम बनाकर जो कर रहे हैं कि पहले हम परामर्शदाता, उसमें परामर्शदाता परामर्श करता है, लोगों के बीच में समाधान कराने का प्रयास होता है। मुख्य लक्ष्य है परिवार को टूटने से बचाना। परिवार कुछ भी हो, कितनी भी समस्याएं वहां हो, लेकिन परिवार एक बहुत बड़ी सामाजिक इकाई है जिसकी रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि प्रत्येक अपराध परिवार के विरुद्ध अपराध है। आप कल्पना करेंगे एक पुरुष की हत्या होती है, तो एक पुरुष की जब हत्या होती है वो पुरुष किसी का पति है,
उस महिला को भयानक क्षति हुई तो ये महिला अपराध भी हो गया, महिला भी उससे पीड़ित है। वो पुरुष किसी महिला का पुत्र है, किसी के पुत्र की हत्या हो गई, वो पुरुष किसी लड़की का कन्या का पिता हो सकता है, उसके पिता की हत्या हो गई, वो किसी का भाई हो सकता है तो भाई की भी हत्या हो गई। एक पुरुष की हत्या से 4 महिलाएं प्रभावित हो रही हैं। इसलिए प्रत्येक अपराध परिवार के विरुद्ध अपराध है और परिवार की रक्षा करना हमारा दायित्व है। आपको बताएं, एक मुस्लिम संत हैं ब्रदर अहमद लोज, आपको कभी इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो देखेंगे। उनसे मेरी बात हो रही है, यहाँ आते हैं तो हर कार्यक्रम में मुझे सेमिनार में बुलाते हैं और मैं अपने वक्तव्य देता हूँ। उन्होंने एक बड़ी आश्चर्यजनक बात बताई कि कुरान मजीद का तिलावत करके मैंने देखा। उन्होंने कहा अल्लाह हेट्स तलाक। कुरान मजीद सीधा कहता है कि तलाक को ईश्वर नफरत करते हैं। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कहा गया कि 7 जन्मों का ये बंधन होता है, 7 लेयर्स तक हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब वो 7 जन्म लेना चाहिए या 7 लेयर्स जो हमारे अपने अंतर्मन में 7 प्रकार के मनों की संरचना होती है। तो प्रत्येक अपराध परिवार के विरुद्ध अपराध है और घरेलू हिंसा भी परिवार के विरुद्ध अपराध है, क्योंकि वो जब उसका क्लाइमेट बंद करिए तो उसके बाद लोगों में प्रचार हो गया, जितने ज्योतिषी आते थे तांत्रिक या पंडित मिलने के लिए कभी, अब तो कोई आता भी नहीं है, तो उन्होंने वो आशीर्वाद देना बंद किया। क्या ये धारणा है? उनको मालूम था कि इस व्यक्ति के सामने जब हम कहेंगे कि तुमको बेटा हो जाए तो ये प्रसन्न हो जाएगा और फिर मेरी मुझसे कहेगा कि कोई आराधना करिए, पूजा करिए, और उसका परिणाम मेरी पुत्री पर क्या पड़ने वाला था? तो वो समझती कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा कोई महत्व नहीं है इस परिवार में। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। जितने थानाध्यक्षों, 2-3 थानाध्यक्षों की बात मैं सुन रहा था, ये बातें लोगों को समझनी होगी, प्रत्येक पुरुष को भी समझना होगा कि अगर आपके घर में पुत्री है तो आप पुत्र के लिए लालायित होते हुए लगातार आपको परंपरा बढ़ती गई सिर्फ इस प्रतीक्षा में कि कोई संतान। तो ये जेंडर बायस, जो लिंग भेद की ये भयानक स्थिति है, समाज में इसको समाप्त करना होगा और ये ईश्वरीय कार्य भी है। आप ये सामाजिक कार्य अपने ड्यूटी समझ कर नहीं, ये ईश्वरीय कार्य है और ईश्वर इस बात से प्रसन्न होंगे अगर आपने कुछ परिवारों को बचा लिया, कुछ महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचा लिया, कुछ बच्चियों को उनकी माताओं को तड़पते हुए देखने से उन बच्चियों की रक्षा की, तो आप धन्यवाद के पात्र होंगे ईश्वर के। और इसी कामना के साथ आप सभी को धन्यवाद और वंदना जैसे जी को फिर से धन्यवाद, मैडम को धन्यवाद कि यहाँ आई और इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे परम आदरणीय माननीय मंत्री समाज कल्याण श्रीमती प्रवीण अमानुल्लाह मैडम, जिनके कुशल नेतृत्व में विगत कई वर्षों से पूरा विभाग विभिन्न कार्यक्रमों को अंजाम दे रहा है। श्रीमती प्रवीण इस प्रोग्राम में आए हुए अपर पुलिस महानिदेशक श्री अरविंद पांडे जी, प्रबंध निदेशक महिला विकास निगम श्रीमती वंदना प्रेषी, यहाँ पे आए हुए दूर दूर से बिहार के कोने कोने से आए हुए सभी प्रतिभागी, चाहे वो महिला थाने के प्रतिनिधि हो या हेल्पलाइन से आए हो या शॉर्ट स्टे होम से आए हो, और राजनीति के पदाधिकारी दल, मेरा बहुत सलाम है, नमस्कार। और आप लोग सबको तो धन्यवाद तो पहले नहीं देना चाहिए कि आप लोगों ने काफी लंबा सफर, कई लोगों ने लंबा सफर भी तय किया और यहाँ पे आए हैं इस कार्यक्रम के लिए, इस ओरिएंटेशन एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम के लिए। और हम लोग सब जानते हैं, कुछ ज्यादा इसमें हमको बोलने की जरूरत नहीं है कि हम लोग विकास सब लोग कल्पना करते हैं, है ना, हम लोग विकास चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हमारा देश एकदम अमेरिका के जैसे हो, और हम लोग इसमें अपनी क्या भूमिका कर रहे हैं, इस पर हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। और कोई भी राज्य या कोई भी देश विकास नहीं कर सकता है अगर उसमें हर एक आदमी का विकास नहीं हो, हर एक आदमी नहीं बढ़ता हो। और महिलाओं को आप लोग जानते हैं कि वो कहीं न कहीं हमारे हिस्ट्री में, कल्चर में कहीं पीछे छूट गए और उनका सशक्तिकरण नहीं हो पाया, उनका विकास उस हद पे नहीं हो पाया जिस प्रकार से मर्दों का हुआ। तो इसके लिए
लगभग 10-15 साल पहले मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना लाई गई, जिससे कि उनको हर तरह से सशक्त करने के लिए, चाहे वो कल्चरल हो या उनका फाइनेंशियल हो, सशक्तिकरण की कई योजनाएं उसमें लाई गई। और इधर पिछले 8-10 वर्षों में और ये मजबूती इसमें प्रदान की गई। और इसके तहत SHGs का निर्माण हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें महिलाओं को अपने रोजगार प्राप्त करने के लिए, पढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए, अन्यत्र अपने वित्तीय इससे हर्ज उनका नहीं हो, उसके सपोर्ट एंड उसकी मदद के लिए ये SHGs का एक निर्माण किया जा रहा था, कार्रवाई की गई। और इसमें कई महिलाएं लगभग कितनी होगी 45 लाख 40,000 हम लोग के पास अब SHGs हैं और लगभग 5 लाख वुमेन इसमें आच्छादित है, जो कि काफी फाइनेंशियली सिक्योर, काफी उनका सशक्तिकरण हुआ है। तो उसके साथ साथ एक और पहलू है हिंसा, घरेलू हिंसा हो या भ्रूण हत्या हो या डाउरी का प्रताड़ना हो, दहेज हिंसा हो, ये सब तरह का जो हम लोग के यहाँ है, ये सब टाइप के जो कुरीति हैं, इनसे भी जूझने के लिए काफी तैयारी करने की कोशिश की गई है, जिसके क्रम में महिला हेल्पलाइंस की स्थापना की गई और 22 जिलों में शॉर्ट स्टे होम्स, महिला हेल्पलाइंस लगभग 36 जिलों में अब हो गई है, जिसमें कि महिलाएं फोन करके अपनी प्रताड़ना के संबंध में वो इंफॉर्मेशन देती है, उसके बाद उनको मदद की जाती है। वहाँ पे काउंसलर्स हैं जो उनसे उनके प्रॉब्लम्स के संबंध में उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, उनको जो कहा गया जहां तक हो सके परिवारों को टूटने से बचाने की कोशिश की जा सकती है। उसमें घरेलू हिंसा में जो प्रॉब्लम्स है वो बेसिकली घरों को तोड़ सकती है, तो उसमें कैसे उनको काउंसलिंग करके, उनको साइकोलॉजिकल हेल्प दे करके ये सारे चीजों से बचा जा सकता है। तो इसके लिए इंतजाम है हेल्पलाइंस में, उनका मेडिकल केयर, उनका लीगल एड, ये सब तरह की चीजें हैं। और इसको भी हम लोग और भी सशक्त करने के अभी विभाग में कवायद चल रही है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये बहुत तेजी से हम लोगों के पास जो केसेस दर्ज हो रहे हैं, पहले वर्ष में शायद कुछ 100 केसेस होते थे, अभी हजारों की संख्या में केसेस दर्ज हो रहे हैं। लेकिन अभी भी महिलाओं को कोर्ट्स और पुलिस स्टेशन पहुंचने में उनको अभी भी डर रहता है, कलंक का भी डर रहता है कि हमारे जो पड़ोस वाले और हमारे समुदाय के लोग को पता चलेगा कि मेरे साथ क्या गुजर रही है घर में, तो उनको उसका डर, आशंका रहती है कि हम लोगों को कलंकित हो जाएंगे। तो ये सब तरह के जो बातें हैं, और पुलिस स्टेशन तक पहुंचने में, कोर्ट पहुंचने में उनको हम लोग किस तरह मदद प्रदान कर सकते हैं, कैसे उनके केसेस को हम लोग और आसान, उनके लिए आसान कर सकते हैं, आसानी से उनको सब तरह की सुविधा प्राप्त हो, आसानी से उनके केसेस टेकअप हो, आसानी से उसका निष्पादन हो। इसमें ही आप लोगों सबको का इसमें ये कंट्रीब्यूशन हो सकता है, बहुत बहुत बड़े तरीके से कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और हेल्पलाइन और शॉर्ट स्टे होम्स के साथ साथ फिर महिला थाने भी स्थापित किए गए। महिला थाना का भी ये बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है कि किस तरह डोमेस्टिक वायलेंस हो या अन्य टाइप के महिला के साथ वायलेंस हो, उसमें वो कैसे उसको आसानी प्रदान कर, जो भी हम लोग कार्य करते हैं, जो भी हम लोग का काम होता है सरकार का, ये सब जनता के ज्यादा से ज्यादा आसानी के लिए होता है कि नहीं? तो इसके लिए हम लोग को वही हम लोगों को गोल रखना होगा अपने माइंड में। जब हम काम करने जाते हैं, अपने ऑफिस रोज सुबह तैयार होकर जाते हैं, तो हमको अपने माइंड में यही गोल रखना है। ये गोल नहीं रखना है कि आज हम ऐसे करेंगे या हम किसी को कोई भी परेशानी में आए तो उसको हम दिखाएंगे कि हम कितने बड़े ऑफिसर हैं और हम कितना मेरा पावर है। ये हम लोगों का काम नहीं है। हम लोगों का काम है हम दिखाएं कि हम जनता के लिए कितना कुछ अपना जो हमको दिया गया है अधिकारी होने के नाते, जो हमारे में वेस्टेड है पावर, उसमें हम जनता को कितनी सुविधा प्रदान कर सके, है कि नहीं? ये हम लोगों का मकसद होना चाहिए।
नहीं न कि हमारे पास कितना फर्नीचर और कितना गाड़ी और उसमें लाल बत्ती है कि नहीं और कौन सी बत्ती है और कितने हमारे चपरासी हैं। दैट इज नॉट आवर गोल। आवर गोल इज कि हम लोगों ने काम कितना किया, हम लोगों ने जनता की को कितना सुविधा दे सके, है ना। तो इस अगर मकसद पे हम लोग रहेंगे तो आई एम श्योर कि हम लोग जरूर 100% सक्सीड करें। अगर